हेलो, जय हिंद, नमस्कार। लर्न टू हिंदी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम देख चुके हैं 5 प्रैक्टिस सेट जो 6 to 8 टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, केबीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, झारखंड, वेस्ट बंगाल जो आ रही है, पश्चिम बंगाल में भी उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब तक देख चुके हैं 4 प्रैक्टिस सेट। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे जो है टॉपिक वाइज हिंदी के नोट्स पढ़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला पड़ी है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेट, जेआरएफ, यूजीसी सभी प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको ऑनलाइनर फॉर्मेट में हम 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में रिकॉर्ड किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी को जीएस सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर को बुलेट पॉइंट के रूप में पूरा हम देखे हैं, तो इस चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं और निश्चित रूप से आपको आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देगा ये चैनल। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपको आपके क्वेरी हो, विचार हो, सुझाव हो, आलोचना हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो है 50% ग्रामर और 50% जो है साहित्य के प्रश्नों को देखा जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रामर के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी साहित्य के, तो वो आप लोग मैनेज कीजिएगा। और पैसेज का तो एक पैसेज रहेगा इसमें भी। पैसेज की प्रैक्टिस वैसे आप अगर हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस कर लिए हैं तो पैसेज उसी में आ जाता है, क्योंकि कभी कभी समास पूछा जाता है, संधि पूछी जाती है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेषण, ये सब पूछा जाता है पैसेज से भी। तो आप लोग उसको ग्रामर से ही कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? तो अरस्तू ने माना है। साहित्य का उद्देश्य विरेचन अरस्तू ने माना है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है और 4 अलंकार, 10 गुण, 10 दोषों का उल्लेख किए हैं। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि। और इनका जो नाट्यशास्त्र आप देख ही चुके हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो कविता के नए प्रतिमान, और देखते हैं। तो कविता के नए प्रतिमान के लिए डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और कभी पूछा जाता है नई कविता के प्रतिमान, तो लक्ष्मी नारायण वर्मा का हो जाएगा। ये आलोचनात्मक है, ऊपर लिखा ही है। हिंदी का प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? उद्दंड मार्तंड हिंदी की प्रथम पत्रिका, तो इसका प्रकाशन जो है 1826 को हुआ। ऐसे ही नहीं, इसका प्रकाशन जो है देख लेते हैं थोड़ा। 30 मई 1826 कोलकाता से हुआ है। और यही कारण है कि 30 मई को विश्व नहीं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो आगे का प्रश्न देखते हैं। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है? संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। आगे देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है। एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है? एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है? तो ये राजेंद्र प्रसाद यादव का है। मोहन राकेश का आधा अधूरे है और अंधा युग धर्मवीर भारती का है। आधा अधूरे, अंधा युग में डाउट होता है। अंधा युग जो है महाभारत के अंतिम वक्त के उस पर लिखा गया है, मतलब अंतिम क्षण में जो था उसी पर लिखा गया है। और मोहन यादव और राजेंद्र प्रसाद यादव और मनु भंडारी का एक संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, उसको अब कभी कभी पूछा जाता है। तो एंटन चेखव एक अंग्रेज थे जिनका इंटरव्यू साक्षात्कार के रूप में प्रकाशित किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कमलेश्वर की कहानी नहीं है। कमलेश्वर की कहानी नहीं है। तो नीली झील कमलेश्वर की कहानी है। नीली झील कमलेश्वर की कहानी है। गर्मियों के दिन ये भी है। दोपहर का भोजन जयशंकर प्रसाद की रचना कहानी है। जयशंकर प्रसाद
इसमें जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। और नीली झील नाम से ही धर्मवीर भारती ने एकांकी भी लिखी है। तो अगर कभी नीली झील कहानियाँ पूछता है तो कमलेश्वर हो जाएगा, नीली झील एकांकी पूछता धर्मवीर भारती हो जाएगा। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह किसका कथन है? तो यह नामवर सिंह का कथन है। आगे देखते हैं, आवारा मसीहा किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी गई जीवनी है, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, जो एक बांग्ला साहित्यकार माने जा सकते हैं। ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथन रहेगा। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव। या किस आलोचक का कथन है? तो ये डॉक्टर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसका यात्रा साहित्य है? हंसते निर्झर दहकती भट्टी जो है विष्णु प्रभाकर का यात्रा साहित्य है। मेरी पत्नी और भेड़िया किसका आत्मकथा है? मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है। इनका देखते हैं, तुलसीराम का मुर्दहिया है। मुर्दहिया का जो प्रकाशन हुआ था 2010 में हुआ था, उसके 2 पार्ट में इसका मतलब वो प्रकाशन हुआ था। मुर्दहिया 2010 में, मणिकर्णिका 2014 में, और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्न में से कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है? तो देखते हैं भैया, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है। रतिनाथ की चाची ये भी आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया भी आंचलिक उपन्यास है। तो इसमें से घ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सभी आंचलिक उपन्यास हैं। नींद क्यों रात भर नहीं आती किस एकांकीकार की रचना है? तो ये सुरेंद्र वर्मा की है। आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 8वां सर्ग ये भी संबंधित है। आषाढ़ का एक दिन ये तो मल्लिका और उनसे है ही। कंधे पर बैठा था सांप, तो तीनों जो है कालिदास से संबंधित है। उपयुक्त में से पूछ रहा कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें अड़ा ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि तीनों संबंधित है। तो देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है नाटक। कंधे पर बैठा सांप जो है मीराकांत का है। 8वां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा का है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशवदास के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह जो है डॉक्टर या राजेंद्र प्रसाद का, उनका रामचंद्र शुक्ल का है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिसको सुन के राहुल गांधी जी बहुत मोटिवेट होते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आगे देखते हैं, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, ना जो रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कौन है? तो मेरे देश की संसद मौन है। ये बहुत अच्छी कविता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कौन है? तो देश की संसद मौन है। ये जो है सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, संसद से सड़क तक। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाले का धंधा कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। जब तार सप्तक 1943 में शुरुआत किए थे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे, तो उस समय जो है प्रयोगवादियों को नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था बैठे ठाले का धंधा, मतलब कुछ नहीं पा रहे हैं तो यही बना रहे हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में कहा है। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है? निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का है? तो शमशेर बहादुर सिंह का देखते हैं कौन सा। कुछ कुछ और कविताएं, काल की होड़ है मेरी, काल से होड़ है मेरी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है
शमशेर बहादुर सिंह का है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अड़ा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो है नागार्जुन की पंक्ति है। यह अकाल कविता से ली गई है, जो हमारे EMA के सिलेबस में लगी हुई थी। किस आलोचक ने प्रपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या कलावाद कहा है? बच्चन सिंह ने प्रपद्यवाद आंदोलन को रूपवाद या कलावाद कहा है। अगर देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है? तो पैरोडी शैली में। निम्न में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो नाभादास है। नाभादास जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में शामिल नहीं है। हिंदी साहित्योतिहास लेखन में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है? हिंदी साहित्य लेखन में विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है। अरे यार, रामचंद्र शुक्ल राजेंद्र प्रसाद आ जा रहे हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संदर्भ में है? तो गोरखनाथ के संदर्भ में है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे मिलकर, ये समस्याएं सभी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? हम क्या हैं, क्या होंगे, अभी आओ विचारे, आज मिलकर, समस्याएं सभी। ये मैथिली शरण गुप्त की जो है पंक्तियां हैं, जो भारत भारती से ली गई हैं, और भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था, और जिसकी वजह से इनको राष्ट्रकवि का दर्जा मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो 1050 से 1375 ईस्वी। सर्वप्रथम किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी में जो है 11 भागों में काल विभाजन किए हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन हिंदी के सर्वप्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं? तो रामप्रसाद निरंजनी हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं? तो रामप्रसाद निरंजनी हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो इसमें जो हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब जा गया है रामचंद्र शुक्ल। देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है? तो कुटिल लिपि है। देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है? तो कुटिल लिपि है। इनमें से कौन सा संगत है? तो अवधी, मिर्ज़ापुर, ब्रज, आगरा, भोजपुरी, बलिया। तो तीनों संगत है। तो इसमें घावसन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों संगत हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? तो पाली है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है, प्राकृत जो है जैन धर्म की भाषा है। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि बौद्ध धर्म पुराना है, जैन धर्म नया है। आगे देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह किसका उपन्यास है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, आप लोग जानते हैं, अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। विनोद कुमार शुक्ल की जो है रचना 1998 की रचना है, शायद 99 में इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है, इसमें अड़ा हो जाए। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं? तो त्रिलोचन शास्त्री जाने जाते हैं, जो हमारी जिले से संबंधित है, हमारे जिले से संबंधित है त्रिलोचन शास्त्री।
आज आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष चाहे नैतिक हो या आर्थिक, पारिवारिक हो या राजनीतिक, आज का परिस्थिति का संघर्ष है। यह कथन किसका है? आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष, आज की हिंदी कहानियों में चित्रित संघर्ष चाहे नैतिक हो या आर्थिक हो, पारिवारिक हो चाहे राजनीतिक हो, आज की परिस्थिति का संघर्ष है। यह कथन जो है गणपति चंद्र गुप्त का है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। ये जो है रचना उनकी कविता है। क्या नाम उन्हें? अगेन। जब हिरोशिमा नागासाकी पे जब वो बम गिरा था, उसके आसपास की बात है, जहाँ परीक्षण किया जा रहा था, तो 1946 में हिरोशिमा नाम से कविता प्रकाशित किए थे। उसी की पंक्तियाँ हैं ये। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, धीरज से रेसा रेसा झिरते हैं, सिरा सिरा छिलते हैं, प्रतीक्षारत हैं पत्थर। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो उपयुक्त पंक्ति जो है अशोक वाजपेयी की है। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। उक्त पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो उक्त पंक्ति जो है कहानी का प्लॉट से ली गई है। निम्मों की मौत पर किसकी कविता है? निम्मों की मौत पर किसकी कविता है? तो विजय कुमार की कविता है। निम्मों की मौत पर विजय कुमार की कविता है। साइकिल की सवारी किसकी रचना है? साइकिल की सवारी किसकी रचना है? साइकिल की सवारी सुदर्शन की रचना है। साइकिल की सवारी सुदर्शन की रचना है। इनमें से किस रचनाकार का संबंध बिहार से नहीं है? शिवपूजन शाह, इनका संबंध बिहार से ही है। आरसी प्रसाद सिंह, ये भी बिहार से हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री, ये भी बिहार से हैं। उपयुक्त में से पूछा है किसका संबंध नहीं, तो इसमें अड़ा हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसका बिहार से संबंध नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भीष्म की प्रतिज्ञा किसकी एकांकी है? भीष्म की प्रतिज्ञा किसकी एकांकी है? तो वंशीधर श्रीवास्तव की एकांकी है। भीष्म की प्रतिज्ञा वंशीधर श्रीवास्तव की एकांकी है। बिहार के किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में जो है मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। चांदी जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो चांदी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो छाया एक वचन है। आंसू और हस्ताक्षर बहुवचन है। हिंदी शब्दकोश में छा किस वर्ण के अंतर्गत आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश आप डिटेल पढ़ेंगे तो पता लगेगा। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक। विशेष का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? असार्वनामिक विशेषण। विशेष का। निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो देखो, विभत्स ये सही है। लगान दोनों होता है। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। तो इसमें से गा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो देखते हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोग जानते हैं। छत्री, ये गलत हो जाएगा। उज्जवल लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। छत्री सही है। 57 का काम। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें देखते हैं कौन सा तत्सम शब्द है। तो स्नेह तत्सम शब्द है और सभी तद्भव हैं। निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो चाय जो है चाइनीज शब्द है। चाय ये भी विदेशी शब्द है। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उस शब्द को क्या कहा जाता है? तो रूढ़ कहा जाता है। निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? निम्न में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो बालिका लजाती है, या आक्रामक क्रिया है। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो देखते हैं निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। तो भौरा देशज शब्द नहीं, परवल देशज शब्द है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है?
तो निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? ये दोनों शब्द यौगिक हैं, तो रूढ़ नहीं पूछ रहा है। उपयुक्त में से एक से अधिक हैं जो रूढ़ नहीं है। इसमें ऑप्शन से होगा। खारिज किस भाषा का शब्द है? तो खारिज जो है अरबी भाषा का शब्द है। खारिज अरबी भाषा का शब्द है। अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कोमलांगिनी, कोमलांगी, सुश्री, सुश्री ये भी सही है। महत्तम का महत्म ये सही हो जाएगा। इसमें आड़ा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सभी जो है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी में सही सम्मिलित है। आगे देखते हैं 66 नंबर का प्रश्न है, उसका भविष्य उज्जवल। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उज्ज्वल का ऑप्शन सही हो जाएगा। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किन्हीं चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र के लेखक जो है दिनकर हैं, जो 1946 में लिखी गई है। और कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं, तो इसमें से आड़ा ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। जसोदा हरि के पाल नव झूलव हलराव दुलराय मल्हव जोई जोई कछु अगावें। उक्ति काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें से वात्सल्य रस है। माँ का प्रेम दिखता है इसमें। हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, तो हिंदी भाषा के उद्भव का काल 1000 ईस्वी माना जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा जाता है धीरोदात्त। धीर प्रशंसा कोई शब्द होता नहीं, धीर ललित ये दूसरी बात हो जाएगी। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आह, ऊह, आह, लेकिन, परंतु, इन सब पर जो है अविकारी शब्द या अपव्यय शब्द, अव्यय शब्द। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ होता है बाधा दूर होना। कांटा निकलना का अर्थ होता है बाधा दूर होना। सुख देने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सुखद। इसके लिए सुखद नहीं होगा यार, दूसरा होगा, क्योंकि सुख मिलना या सुख की अनुभूति होना सुखद होता है। 75 वहाँ कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उच्च और साधारण की तुलना कैसे? ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। साहित्य और इतिहास के साधनों में पुस्तकालयों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए आज कोई नई वस्तु नहीं। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते हैं। पहले देवालय, विद्यालय, नृत्यालय में प्रमुख स्थान होते थे। इसके अतिरिक्त विद्वान जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति में पुस्तक में जितनी संपत्ति लगती है उतनी उन दिनों कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी करने में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर से अपनी सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में यह स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों में झुंड के झुंड आकर विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत में यात्रा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है? तो भारत, पुस्तकालय और भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं। पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। मुद्रण कला के आविष्कार से पहले का ऑप्शन। प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों के विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है क्योंकि भारत आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान पठन पाठन होता है। क्योंकि भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं रही, क्योंकि भारत रूढ़िवादी देश है। उपयुक्त में से कोई कथन जो है सही नहीं है। इसमें से आड़ा ऑप्शन हो जाएगा।
80 नंबर का प्रश्न है, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन पुस्तकालय है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, शेयर लाइक कर दीजिए।